तो आप बताइए, सबसे पहले जी कैसे शुरू करें या फिर मैथ से शुरू करें? आप हमें टॉपिक पहले क्लियर कर दो। आपको देखो अपने पास पूरे 2 घंटे का अपन को अंदर क्या देखेंगे कि हमें कौन सी किताबें पढ़नी, मैथ्स में भी और जीके में भी। हमें अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में तो कहाँ से करनी है, और जीके में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो कहाँ से करनी है आपको। ये क्लियर हुआ? ठीक है। एक और चीज़ अपन ये देखेंगे कि जो 2022 का पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, और जो 2025 का जो अभी लेटेस्ट हुआ 11 सितंबर को, उनमें क्या सिमिलरिटी थी, क्या पैटर्न चेंज हुआ, या 2022 वाला पैटर्न ही 2025 में आया? तो आप बताइए, पहले मैथ से शुरू करें या जीके से शुरू करें? मैथ से शुरू करें फिर। ठीक है। तो अगर मैथ्स की अपन बात करें तो देखिए, आपका जल्दी से वो समझा देते कि अपने क्वेश्चन कितने आते हैं सेकंड ग्रेड में। 130 क्वेश्चन तो अपने आते हैं मैथ्स के, और 30 आते हैं अपने किसके, टीचिंग मेथड के। अब जो टीचिंग मेथड जो है, अपन बहुत सारे मैथ्स वाले बच्चे क्या करते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देता है, ये तो हम कर ही लेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं टीचिंग मेथड में, जो अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े हो या आपने उसकी कभी भी नहीं पढ़ा तो आपसे वो नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मैथ्स के पेपर में, अपन को टाइम सबसे कम पड़ता है, चाहे से 2022 वाला पेपर या 2025 वाला पेपर, उन दोनों में क्या था, आपका टाइम बहुत कम पड़ रहा था। एक चीज़ बताइए, क्या आपके पेपर में ऐसा होता है कि मैथ्स वाले क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा और टीचिंग मेथड वाले का नंबर कम? दोनों का बराबर है ना। अब टीचिंग मेथड देखो होने में तो 20 क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार पहले कभी भी टीचिंग मेथड पढ़े रखा है तो मैक्सिमम आप 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, जो आपका आ रहे होंगे। तो जैसे मान लो कोई परिभाषा पूछी कि परिभाषा किसने दी, तो अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो यहाँ आप टाइम बचा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे इसको नेगलेक्ट कर लेते टीचिंग मेथड को ही। तो टीचिंग मेथड के लिए 2 सोर्स है। अगर टीचिंग मेथड की बात करें अपन, अगर आपको टीचिंग मेथड पढ़े नहीं हैं, मतलब स्टडी मटेरियल चाहिए, आपका नोट्स चाहिए, तो एक रियाज करें, उनके नोट्स अच्छे हैं। नहीं सर हमें तो नोट्स नहीं पढ़ना, हमें तो केवल क्या करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक बुक आती है नकुल पारिक सर की, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आती है। मैं आपको सारी चीज़ें बताता भी रहूँगा, साथ के साथ जो भी यहाँ पर अभी अवेलेबल होगी। ये इस तरह की बुक आती है आपकी नकुल पारिक सर की। आपने इसमें लगभग 1500 प्लस दे रखे हैं। हाँ, मगर 1500 प्लस में ये कुछ क्वेश्चन रिपीट भी है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पहले नंबर पर आ गया ना, तो वो आगे भी रिपीट हो रहा है। अगर यूनिक क्वेश्चन की बात करें तो यूनिक क्वेश्चन 1000 से 1200 के आसपास होंगे। हाँ, अगर आप केवल ये भी पढ़ ले तो आप नोट्स नहीं पढ़ते हो तो अभी आपके मान के चलिए 20 में से 13 या 14 क्वेश्चन बन जाएंगे इस बुक से भी। एक और चीज़ बताऊँ, मैं किसी बुक का प्रचार या प्रमोटर नहीं कर रहा हूँ, बस केवल आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी बुक कितनी आती है। अगर मान लो ये बुक इतनी मोटी होती तो आप पढ़ सकते हो क्या उसको? आपकी बस की बात है, क्योंकि आपको क्या बोलते हैं 10 महीने के अंदर रिविज़न भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। ठीक है। और अगर हम देख लेते अगर नोट्स भी यहाँ पर हो तो नोट्स नहीं रखें, मगर नोट्स का आपको मैं इतना बता दूँ 135 पेज होंगे अगर आगे पीछे काउंट करें तो अपन, तो 140 मान लो आप, तो 140 पेज के नोट्स है। और ये अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो ये वाली बुक आती है मार्केट में। अब बात करता हूँ मैथ्स में। मैथ्स में पहले बात करें तो 9 से 10th वाला पार्ट, क्योंकि आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, 9 से 10, 11 से 12 और वो BSc वाला पोर्शन, 3 पार्ट। तो अपन पहले बात करते हैं 9 से 10th वाला। 9 से 10th पे एक तो आता है आपका नंबर सिस्टम, एक आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री 2 टाइम आता है, एक तो 2D 3D आता है जो 11th 12 बेस होता है आपके पास, एक ज्योमेट्री आता है जो 9 से 10th बेस वाला होता है, और एक आता है आपका एलजेब्रा। ये एलजेब्रा वो नहीं जो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी। इस एलजेब्रा के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है, जैसे कि बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 9th-10th में आता है आपका, द्विघात समीकरण की बात करें अपन। इसके अलावा जो रूट आते हैं, जो पॉलिनोमियल के बहुपद के शून्य का आते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो इसके अंदर आता है। इसके अलावा इसमें आता है EPGP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। एक आपने नाम सुना होगा 11th क्लास में था मेरे ख्याल से, क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन।
और एक आता बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। इस तरह एक और चीज़, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके 11th क्लास में 5th चैप्टर था, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस अलजेब्रा के अंदर ही आता है। तो ये तो आपका 9th से 10th वाला पार्ट। अब इसमें एक आता आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन। एक आपका जो 12th क्लास में था 3rd और 4th चैप्टर, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा आपका एक आता है इसमें 2D प्लस 3D, और क्या बाकी रह गया अपना वेक्टर अलजेब्रा। अभी बस एक बार लिख ली सारा, फिर आपको बताता हूँ कैलकुलस, और एक और बाकी रह गया अपना मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ये भी आपका 9th से 10th वाला पार्ट है आपका, क्लियर है। तो जो फर्स्ट नंबर का सेकंड थर्ड का पूरा 9th से 10th क्लास का नहीं है, इसमें थोड़े से कुछ पार्ट ही 9th से 10th वाले आपके ना। एक ही जो मेंसुरेशन, ये भी 9th से 10th वाला है। बाकी जितना भी यहाँ से यहाँ तक ये 11th से 12th वाला पार्ट है आपका। अब एक बार ये भी पता था साथ के साथ कि 2022 में इनसे कितने क्वेश्चन आए थे, 2025 में कितना क्वेश्चन आया था। तो पहले अपन 2022 वाला लिख लेते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से मिला के 10 आए थे, तो मैं 5-5 करके लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर। अलजेब्रा से 8 क्वेश्चन आए थे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, सेट रिलेशन फंक्शन से 3 आए थे, ट्रिग्नोमेट्री से 4 आए थे आपके, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D इससे 4 आए थे, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी से 4 थे, वेक्टर अलजेब्रा से आपके 3 क्वेश्चन आए थे, और कैलकुलस से 8 क्वेश्चन। ये तो आपका 22 वाला। 25 के अंदर आपके जो क्वेश्चन आए थे, नंबर सिस्टम में वही सेम रिपीट हुआ 2, ज्योमेट्री में आए थे 5, मेंसुरेशन में 3, आपका अलजेब्रा में आए थे 7 क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में आए थे 3 क्वेश्चन, सेट रिलेशन फंक्शन में भी 3, ट्रिग्नोमेट्री में 4, एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब 2D प्लस 3D में आए थे 6, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी में आए थे आपके 4, वेक्टर अलजेब्रा में आए थे 4, एक कैलकुलस में आए थे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार आप देखिए कि इसमें वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है क्या। नंबर सिस्टम में 22 में भी 2 आए, 25 वाला, मैं 25 ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ। इसमें अपन संस्कृत डिपार्टमेंट जो हुआ था आपका मेरे ख्याल से 30 दिसंबर 2024 को, वो कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आपका जो सिलेबस है दोनों का सेम है, चाहे से आपका सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट वाला या सेकेंड ग्रेड जो अपना सेकेंडरी एजुकेशन उसका, दोनों का सिलेबस है, बट एक लाइन का अंतर है। वो लाइन क्या? जो आपका संस्कृत डिपार्टमेंट वाला सिलेबस है उसमें लिख रखा उसने अलग से स्पेशल कि 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आएंगे, आपके जो है 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आएंगे, और बाकी 90 क्वेश्चन आपके 9 से 12 वाले पार्ट के आएंगे, वो लिख रखा। बट आपका जो सेकेंड ग्रेड का जो ये नॉर्मल जिसका अपन बोलते हैं एजुकेशन, उसके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है कि 40 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन से है, 90 क्वेश्चन 9 से 12 वाले पार्ट का है, कुछ भी पॉसिबल है। तो अपन संस्कृत डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, केवल सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसलिए भी बात करें क्योंकि देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो चुकी है, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है, उसकी अभी न्यू वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है। जबकि जो भी आपके यहाँ सामने जस्ट सबसे बड़ी जो वैकेंसी वो सेकेंड एजुकेशन की, जिसको अपन नॉर्मल एजुकेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अपन उसी की अभी बात करेंगे यहाँ पर। अच्छा देखो, दोनों में ज्योमेट्री में 5 to 5 है, अलजेब्रा में केवल एक क्वेश्चन का डिफरेंस हुआ है। फिर यहाँ पे देखो सेट रिलेशन फंक्शन भी सेम टू सेम है,
मैट्रिक्स में भी वही एक क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप देखो उसको पूरा का पूरा तो केवल एक या दो क्वेश्चन का मेजरली फर्क होगा, बाकी जो 22 पैटर्न है सेम टू सेम 25 में भी पैटर्न आया है, एग्जैक्ट मान सकते हो आप लगभग। ये तो आपका इसका। अब देखा जाए काउंट कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 2 5 7 8 15 15 और 3 18 18 2 20 24 28 28 ये 4 32 और 3 35 35 और 40 लगभग 48 क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर आपके। एक बार इधर भी काउंट कर लेता अपन, 7 7 14 3 17 20 और ये लगभग 20 30 34 38 38 और ये कितना 12 लगभग हो रहा है 50। तो केवल 2 क्वेश्चन का फर्क आया आपका। तो मतलब मान के अपन ये चल सकते हैं, अगर सेम टू सेम देखो, अगर 2022 वाले में होता केवल ये कि सेम टू सेम ऐसे पैटर्न 25 वाले में नहीं आता तो अपन मान सकते हैं कि पैटर्न चेंज होगा। मगर देखो ना इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी कि जो क्वेश्चन अगर यहाँ 3 क्वेश्चन सेट रिलेशन फंक्शन तो यहाँ भी 3 ही क्वेश्चन सेट रिलेशन फंक्शन है, तो इतना मान सकता है कि अपन पैटर्न अब यही रहेगा आपका, ये मैथ्स में तो चेंज नहीं होगा आपका, इतना अपन बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये है कि आपका जो 50 नंबर का जो मटेरियल होगा वो आपका क्या बोलते हैं, तो 9 से 12 वाले पार्ट में आएगा। अब 9 से 12 में कौन सी बुक पढ़े अपन? सबसे पहले तो जो आप सबने पढ़ी होगी। हाँ तो अच्छा अपन ऐसे भी करके बताएंगे आपका, पहले तो स्टडी के लिए और फिर क्वेश्चन बैंक के लिए अलग से बताएंगे। तो आप सबने पढ़ी होगी से NCERT, इससे बेस्ट तो कोई किताब नहीं है, बट NCERT जो अभी आप पे जो चलती है जो आपने पढ़ी, और एक जो 2009 के पहले RBSE की चलती थी, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की, उसमें बहुत अंतर है। अगर मान लो अभी आपकी NCERT में मान लो 300 पेज है तो उसमें लगभग 350 या 400 पेज थे जो RBSE की थी 2009, मगर आप चाह के भी नहीं ले सकते। क्यों? देखो वो चलना बंद होगी सरकारी स्कूल में नहीं, मतलब उसकी डिमांड नहीं। अगर डिमांड नहीं तो क्या जो भी पब्लिश होगा प्रकाशन के उसको पब्लिश करेगा क्या? नहीं करेगा। और बहुत कम ऐसे होंगे जो 2009 की बुक अभी तक संभाल रखी हो। मैं बोलूँ हो सकता है आपने आपकी 12th की बुक नहीं संभाल रखी होगी अब तक, नहीं भी पॉसिबल है ना। तो 2009 की तो आपको मिलेगी नहीं अब बुक, है ना। तो वो तो अपन अब नहीं कर सकते वो वाला सोर्स, अपन न्यू वाले NCERT पढ़ सकते हैं। मगर न्यू NCERT में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं या जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एज इट इज सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको पढ़ना है, देखो अपन यहाँ पर कंडक्ट कर इसका मतलब नहीं कि आप यहीं किसी कोचिंग में पढ़ो, आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो। अपना जो रहेगा अपन पूरा बताएंगे कि हाँ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो पहला तो हो गया NCERT। एक आपने नाम सुना होगा RD शर्मा सर का। बस ये कि इनकी इंग्लिश मीडियम में आती है बुक, इनकी हिंदी मीडियम जितना मुझे याद है नहीं आती है। ठीक है, RD शर्मा का एक होता है RS अग्रवाल सर। लगभग दोनों के लगभग आप देखोगे तो सेम ये 90 से 95%। क्लियर? ये हो गया आपका। तो 9 से 12 के लिए तो इतनी ही जो नोट्स या कोई बुक से जहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब मान लो आपको क्वेश्चन लगाने के हम सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक एक आती SR सैनी। अब SR सैनी ऐसी बुक है आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर जो इसमें क्वेश्चन दे रखा, मान लो डेटा दे रखा फॉर एग्जांपल A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 5, एज इट इज वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन तो छोड़ो, ऑप्शन भी सेम टू सेम मिलेंगे आपको। मगर इस बुक की खासियत ये है कि इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब मैं से पॉइंट क्या आता है, ये जो बुक है पर्टिकुलर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों के लिए ही नहीं, ये जो बुक है वो है JEE वाले बच्चों के लिए। अब आपको पता है जो सेकंड ग्रेड से तो बहुत ऊपर JEE का लेवल आता है, अगर बहुत ऊपर लेवल आता है तो इसके क्वेश्चन करने में आपको टाइम लगेगा। मैं भी पॉसिबल हो सकता है कि 2 घंटे में आपसे 10 क्वेश्चन भी नहीं बने स्टार्टिंग में, तो है ना। तो ये बुक है बहुत अच्छी बुक है, बट ये कभी जब आपका बहुत अच्छा खासा टाइम बचा हो तो आप इससे करिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका 9 से 12 वाला पोर्शन, तो ये इतना अच्छा कर देगी। ये बुक में बता देता हूँ आपको कैसी आती है, ये रखी होगी। ये इस तरह के इसके 2 पार्ट आते हैं ना, भाग 2 भाग 1। अब
ऑडिशन आती है इंग्लिश मीडियम में, ये आती केवल हिंदी मीडियम। ऐसा से नहीं आपको हिंदी मीडियम में मिलेगी, आपको इंग्लिश मीडियम में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अच्छा, कुछ इसमें भी पूरा नहीं करना आपको, मैं बताऊँ इसमें भी आपको क्या करो, केवल एक तो आता है इसमें सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब एक ऐसे एग्जाम्पल जो इसी बुक वाले ने सॉल्व करके दे रखे हैं, और एक आप लगा लो इसमें से केवल एक्सरसाइज है, आपका काम हो जाएगा। आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन आपको नहीं मिले, मगर आप केवल सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज एक कर ले तो आपका काम इतना हो जाएगा कि आप पेपर पूरा अच्छे से कर सको। क्लियर, ये तो हुआ ऐसा से नहीं। दूसरा एक रामनिवास माथुरिया सर, ये वो वाले सर नहीं जो आप समझना चाह रहे हो, जो पहले पढ़ चुके उनको हो सकता है कोई और नाम याद आ रहा है इससे। ये रामनिवास माथुरिया सर अलग है। क्लियर है, इनकी बुक आती है, उस बुक में क्या होगा, आपको 12th के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें आपको ग्रेजुएशन के मिलेंगे। मतलब ऐसा बोला जाए अगर आपको केवल एक कंप्लीट बुक लेनी, सर हमें अलग अलग किताबें नहीं जाना है, तो ये बुक है रामनिवास माथुरिया। इसमें आपका पूरा 2nd ग्रेड का और 1st ग्रेड के केवल 1 या 2 टॉपिक हटा दे, पूरा आपको इस बुक में कवर अप हो जाएगा। अब इस बुक में क्या क्या है, एक तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राजस्थान वाले, राजस्थान में जितनी भी वैकेंसी आपकी 2011 से लेकर अभी 2000 मेरे ख्याल से इसमें 2022-21 का एडिशन है मेरे पास, तो 2022-21 तक का आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा। राजस्थान के साथ साथ जो एक होता है PGT DSSB, आपने नाम सुना, दिल्ली सब ऑर्डिनेट बोर्ड, जो वैकेंसी कराता है, उसके TGT PGT के क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। एक होता है जैसे अपने यहाँ होता है रीट होता है, अपने यहाँ रीट होता है केवल 3rd ग्रेड के लिए। अगर अपन दूसरे राज्य में जाए, जैसे MP की बात करें अपन, तो MP में 3rd ग्रेड की अलग होती है पात्रता परीक्षा, 2nd ग्रेड की अलग होती है, 1st ग्रेड की अलग। सेम टू सेम हरियाणा में भी होता है ऐसा, HTET नाम से होता है, 1st लेवल, 2nd लेवल और 3rd लेवल। वहाँ भी PGT PRT और TGT के लिए अलग अलग होती है। तो इसमें HTET के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, KV होता है जो केंद्रीय विद्यालय, उसके क्वेश्चन मिलेंगे, NV नवोदय विद्यालय के, उसने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसकी तरफ से डाल रखे हैं। और ऐसा नहीं कि आपको पूरा सारा मिक्स मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको सारे के सारे, कि हाँ जैसे मान लो आपने पढ़ा फॉर एग्जांपल एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा क्वेश्चन लगातार ही मिलेंगे आपको। इस बुक हो तो मैं बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ रखी हो तो, हाँ जी ये रही, ये इस तरह से बुक आती है रामनिवास माथुरिया सर की। ठीक है, इसमें आपको ये इंडेक्स मिल जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ को ऐसा लगता है कि हाँ सर ये वाली बुक बता रहे तो हाँ सर को इन्होंने पैसे दिए होंगे प्रचार करके। नहीं, अपन की इतनी जान पहचान अभी नहीं है कि कोई अपना को पैसा दे प्रचार करने के। क्लियर है, बस हमारे ये कि जितने भी मार्केट में बुक अवेलेबल है या जो सोर्स आप खरीद सकते हो, ले सकते हो, जो भी आपके अवेलेबल है वो सारे सोर्स हम आपको बता दें, ताकि आप जस्ट कर पाओ कि हाँ मेरे लिए कौन सी सही। ऐसा नहीं कि आपको सारी किताबें इकट्ठे कर ली, अब मान लो आपने 10 किताब इकट्ठे कर ली और आपका केवल रिवीजन एक का भी नहीं कर पाए, तो कोई मतलब ही नहीं 10 किताब लेने का। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है, चाहे आप एक किताब पढ़ो मगर उसका 10 बार रिवीजन हो, ना कि 10 किताबें पढ़ो एक बार, ये ध्यान रखिएगा ना। तो अपन को कोई बहुत सारा माल या मटेरियल इकट्ठा नहीं करना, स्टडी मटेरियल के अपन बाद में ये कंफ्यूज है क्या इससे पढ़ो इससे पढ़ो इससे पढ़ो इससे पढ़ो, है ना, लिमिटेड रखना सोर्स आपको। क्लियर, हाँ हम सारा बता देंगे आपको किसकी क्या अच्छा है किस में। तो इस बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है, अभी एक मैं आपको चीज़ बताऊँ, एक वो क्वेश्चन आया था डायनेमिक्स में जिसका आंसर था 4 यूज कर अपन 5G वाला, जिन्होंने अभी 2nd ग्रेड दिया होगा उनको याद होगा। ये क्वेश्चन आते हैं आपको कब, आपके RPSC में 2nd ग्रेड में और 11 सितंबर। क्लियर है, यही क्वेश्चन 1st ग्रेड में आया था RPSC 1st ग्रेड में, कब हुआ था, 25 जून को हुआ था। यही क्वेश्चन आपका कब था, 7 में तारीख भूल गया नहीं, हाँ याद आ गई, 23 मई 2024 को एक पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का RPSC का, उसमें सबसे पहली बार ये वाला क्वेश्चन आया था। मतलब वो एग्जामिनर जो भी है उनके पास RPSC का स्टैटिक डायनेमिक्स वाला, उसका एक फेवरेट क्वेश्चन हो गया वो, उसने लगातार 3 वैकेंसी में क्वेश्चन पूछा है। अब उससे पहले बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया था HTET के अंदर 2019 में।
मतलब इसका मतलब क्या है, जो अपन के नए क्वेश्चन जो यहाँ आ रहे हैं अपने राजस्थान में, वो किसी और राज्य में पहले पूछे जा सके आज से 5-6 साल पहले, और वो क्वेश्चन इस बुक में भी है। और यूज़ कर अपन 5G वाला, इसमें इतना रिपीट कर दूँ, इस बुक के अलावा वो क्वेश्चन किसी और बुक में नहीं है। जितनी हमारे पास बुक अवेलेबल है उन सब बुक में हमने देखा है इस बुक। हाँ ये देखो, जैसे मान लो असिस्टेंट प्रोफेसर में आ गए, इसके बाद तो कोई भी पढ़ा देगा। अगर मान लो जिसका भी 23 मई 2024 का जिसने बुक पब्लिश करी वो इसमें लिख सकता है। ये बुक का एडिशन में बताऊँ आपको, अगर इसमें दे रखा हो तो, इन्होंने नहीं दे रखा मेरे ख्याल से एडिशन, मगर फिर भी इतने बता दें 2022 के पहले का एडिशन है ये। अगर अमेजन में जाके देखो 2022 के पहले का एडिशन इस बुक में वो दे रखा था, इतना आपको बता दिया जाए, है ना। तो ये हो गया अपना 12th का। और एक को चीज़ सबसे बेस्ट जो है प्रैक्टिस के लिए PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे बेस्ट तो कुछ ही नहीं। आपको राजस्थान में इतनी वैकेंसी हो चुकी है, उसका अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठा करोगे तो 3 या 4 हज़ार क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। देखो आपको सेकेंड ग्रेड के सारे पेपर देख लो, फर्स्ट ग्रेड के देख लो। चलो अब देखो चीज़, जहाँ आपके मैथ्स आ रही ग्रेजुएशन वाली 9 से 12 वाली, वो वाले पेपर भी तो देख सकते हो। जैसे बात करो एक्सटर्नल प्रोफेसर होता है, उसका जो पहला पेपर होता है उसको आता पूरा लगभग ग्रेजुएशन वाला पार्ट, जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कॉमन है, तो वाला प्रैक्टिस सेट भी आपके काम का हो गया। एक होता है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है ना, इसमें भी वैकेंसी निकलती है लेक्चरर के नाम से, उसका जो पेपर है उसमें 11th 12th वाला पार्ट भी आता है और ग्रेजुएशन वाला पार्ट भी आता है, तो वो पार्ट भी आपके लिए कॉमन है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा होता है SET एग्ज़ाम, सेट का एग्ज़ाम होता है, लास्ट राजस्थान में 2023 में हुआ था, उसके पहले 2013 2012 में हुआ था, तो उसके लगभग 3 भर्ती का आप पेपर निकाल लीजिए। तो ये राजस्थान के पेपर है जिसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा और होता है, एक होता है SO स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, और एक होता है ASO असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वहाँ पे भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाला पेपर भी आप निकाल सकते हो। और एक लास्ट वैकेंसी होती है मेरे ख्याल से SEF की 2019 में, उसके पहले हुई थी मेरे ख्याल से 2011 में, वहाँ पे भी मैथ्स का ऑप्शनल पेपर होता है, आप वाले पेपर भी ले सकते हो। तो ये आप अगर इकट्ठा करोगे तो लगभग आपके 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन तो यहाँ पे होगी। अगर आप उन सब का प्रैक्टिस कर लो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं बताऊँ आपको, जो 4G का अपना 5G वाला क्वेश्चन था, अगर आप पेपर में सॉल्व करने बैठोगे आपको कम से कम 1 मिनट लगेगा। अगर आपको पता है ये कि किस तरीके से करना है, कौन सा फॉर्मूला काम में लेना, और मान लो जिस बच्चे ने उसको 1-2 बार लगा लिया हो, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लियो, तो उसको तो याद रह जाएगा ना, क्योंकि उसके लिए तो नया क्वेश्चन है, तो थोड़ी सॉल्व करे, उसके याद अरे ये आंसर है, टिक करके आगे बढ़ेगा, वो इतना नहीं रुकेगा आपका। तो ये तो हो गया आपका, क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से 4G का और 5G वाला जितना मुझे अंदाजा आता है, जो दिसंबर में सेकंड ग्रेड हुई थी संस्कृत डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल से उसमें ही पूछा गया था। आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से मुझे लगता है उसमें ही पूछा गया था। तो ये उसका फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना 12th वाला पार्ट। इस सब की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, देख लेते रिकॉर्डिंग चल तो रही है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है अपना ऐप 3-4 दिन में बन जाएगा, उस पर भी अवेलेबल रहेगी। ये रिकॉर्डिंग जो ऐप पर अवेलेबल रहेगी ना, वो फ्री ऑफ स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल रहेगी। कोई बच्चा बाद में भी देखना चाहे कि सर हम वही कौन सी बुक आपने रिकमेंड करी थी, कौन सी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपने रिकमेंड करा था, आप भूल जाते तो अपना जो ऐप बनेगा उसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगी वीडियो, ठीक है। तो अगर आप फोटो खींचना चाहो तो हम आपको अवेलेबल कर देंगे थोड़ी देर बाद ही, रिकॉर्डिंग में से आप स्क्रीनशॉट लेके वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे सारा, क्लियर है। तो ये तो आपका 12th वाला पार्ट। अब बताइए आपको कोई डाउट हो अभी 9 से 12 वाले में? नहीं सर ये वाली बुक भी आती है, कि सर ये वाली बुक अच्छी रहेगी, ये वाली बुक अच्छी रहेगी, कोई भी डाउट 9 से 12 वाला, कोई डाउट किसी को नहीं है अभी तक? ठीक है, फिर अपन बाकी आगे बात करें BSc वाले पोर्शन पर। बोलिए डाउट है। अब आ जाता है अपन BSc में कौन सी रिकमेंड करें। सबसे पहले जो आपने पढ़ी है कोटा यूनिवर्सिटी में या राजस्थान के आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, 2 ही पब्लिकेशन है राजस्थान में तो BSc के लिए। एक तो आपने नाम सुना होगा नौका पब्लिकेशन, गोखरू सर वाला।
या फिर एक आता है जयपुर पब्लिशिंग हाउस, JPH। अपने कोटा यूनिवर्सिटी में नौकार को रिकमेंड करते, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, वहाँ JPH को रिकमेंड किया जाता है। या तो आप नौकार पढ़ सकते हैं, JPH। आप उन्हें पता भी होगा इस तरह की आती नौकार की बुक्स, अलग अलग सब में इसी तरह की डिजाइन आती है, क्लियर है। और जो JPH आता है वो सब में अलग अलग आता है, जिससे हम दोनों सेम ही लेके आए अभी रियल एनालिसिस की, क्लियर है। तो ये JPH ही नौकर। अब सर कौन सी बढ़िया है? दोनों का लगभग 80 to 90% मटेरियल सेम है। इसके जो एग्जाम्पल है इसमें क्वेश्चन दे रखे, इसके जो एग्जाम्पल है इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, बस कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। हाँ, थ्योरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। थ्योरी के लिए इस नौकार से बेटर मुझे JPH चली लगती है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो नौकार में नहीं दे रखी हैं, और कुछ चीज़ ऐसा उल्टा भी कि इसमें नहीं दे रखी, JPH में नौकार में दे रखी। वो सब में देखो कुछ ना कुछ कम ज़्यादा मिलेगा, मगर 80 to 90% दोनों में सेम है आपका, क्लियर। तो एक तो JPH नौकर जैसा आप पहले भी पढ़ चुके। अब इसमें क्या पढ़े सर? अब इसमें आपको याद हो नौकर आपने पढ़े तो एग्जाम्पल आता जो, ठीक है, एग्जाम्पल आप करते थे। आपके जो यूनिवर्सिटी थी उसमें मेरे ख्याल से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते थे, तो आप वो नहीं करते थे। एक पीछे एक आता था MCQ टाइप से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नौकर वाली बुक में जरूर हर चैप्टर के पीछे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखी। अगर आप 2016 या 2022 के पहले के पेपर देखोगे ना, तो जो नौकर में क्वेश्चन दे रखे एज इट इज़ होके वही क्वेश्चन उठ के आए वहाँ पेपर में, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए। तो इस बुक की इतनी खासियत है नौकर वाली की। तो ये तो क्या नौकर पब्लिकेशन और JPH। इसके अलावा सर हम क्या पढ़ सकते हैं, देखते हैं। और हाँ, फिर और तो देखो अलग अलग आती है। जैसे मैं बात करूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपकी नौकार की बुक भी आती है, अवकल समीकरण की, और आपकी JPH की भी आती है। ये सर हमें इससे नहीं पढ़ना, हम थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना है। तो एक आती है, मैं केवल एक दो बुक ही बता रहा हूँ, है ना। जैसे एक आती MD राय सिंघानिया, आपको बुक भी बता देते हैं। अब ये मान लो MD राय सिंघानिया की बुक है। अब आप बताएं कि इतनी मोटी बुक आप पढ़ सकते हो, और केवल ये एक नहीं कि इसमें से पूरा मटेरियल आ जाएगा। ये तो केवल एक टॉपिक की है, OD की, डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण, जिससे मोस्टली लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए क्या आप ये पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, उचित रहेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि इतनी मोटी बुक आप पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, उसका इसको रिवाइज भी करना है, वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। हाँ, मगर इस बुक की खासियत है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता। इंडिया में कोई से भी एग्जाम हो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, सेट का हो, नेट का हो, कोई से भी लेवल का हो, इस बुक से बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। बट सच बताएं, अपन को 10 महीने मिले, 10 महीने में केवल डिफरेंशियल इक्वेशन में इतनी मोटी किताब पढ़े, ये उचित नहीं रहेगा। हाँ, आपके पास बहुत है समय तो आप पढ़ सकते हो, क्लियर है। तो ऐसे अलग अलग सबके लिए आती है, जिससे रियल एनालिसिस के लिए बार्टल आती है, आपके ग्रुप थोड़े चलते उसमें डमी फुटेज गैलियन नाम से एक आती है। इस तरह से बुक आती है, मगर वो अपने लिए अभी इतना नहीं, क्योंकि इनका लेवल बहुत ज़्यादा है, जबकि अपना जो पेपर का लेवल थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये वाला अब हटा रहे हैं। हाँ, इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करनी हो BSc के अंदर, तो कौन से बुक रिकमेंड करें? सबसे पहले तो देखो PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन से बेस्ट कोई नहीं है। सेकेंड अभी हमने बताया थी ना आपको, इसमें रामनिवास माथुरा सर की, इसका लाइक आती अवनी पब्लिकेशन। मेरे पास अवनी पब्लिकेशन की, मेरे ख्याल से सकता है सर ने वो पब्लिकेशन चेंज कर जाओ। आपने अगर नाम सुना कि नकुल पारिक सर का, तो नकुल पारिक सर की बुक आती है। ये जो नकुल पारिक सर की बुक आती है वो केवल ग्रेजुएशन बेस के लिए आती है। इसमें आपको 9 से 12 वाला पार्ट नहीं मिलेगा, है ना। इसमें जो केवल किसके लिए, ओनली BSc वाले पोर्शन के लिए। और जो आपको रामनिवास माथुरा सर की जो बुक मिलेगी, उसमें आपका 9 से 12 और BSc बहुत कंबाइन आएगा आपका। अब ये अवनी पब्लिकेशन की बुक कैसे आती है वो बता देते हैं। इस तरह की आती है, मगर ये क्या इनका सेकंड एडिशन है। इसका पहला एडिशन, ये सेकंड है। इसके बाद भी इनका एक और नया एडिशन भी आया जिसका नीले कलर का कवर है, क्लियर है। हाँ, इस बुक में ये जरूर है आपकी, इसमें साथ में थ्योरी भी दे रखी है आपको,
जैसे एक तरह से बोलो, आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो शॉर्ट नोट्स के लिए आप इसको भी पढ़ सकते हो। इसमें आपको शॉर्ट थ्योरी दे रखी, उसके बाद क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रखे। अच्छे तरीके से मतलब क्या, इन्होंने 2 सेक्शन बनाए क्वेश्चन के। पहला सेक्शन बनाया केवल राजस्थान वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दूसरा सेक्शन बनाया जो बाकी जगह पूछेंगे, राजस्थान के बाद पूछेंगे सेक्शन। तो आपको पढ़ना चाहो तो ग्रेजुएशन के लिए ये भी पढ़ सकते हो। तो ये इतना मैथ्स का हो गया मेरे ख्याल से, फिर भी देख रहे हो कोई रह गया हो। हाँ जी, तो मैथ्स का तो लगभग इतना सा है आपका। अब इतना सा आपको याद है, जो लगभग आपके 10 यूनिट है तो बीएससी के जो सिलेबस है उसके अंदर सेकेंड ग्रेड में 10 में से मान के चलिए 12-13 किताबें आपको अलग से लानी पड़ेगी। ये या तो आप 9 कॉपी ला सकते हो या जेपीज भी ला सकते हो। क्लियर है? अब 10-12 आप किताबें लाओगे, अगर मान लो एक किताब मान लो 100 रुपये की भी है, आपके लगभग 1000 से 1200 रुपये इसमें की। ऐसा अगर आप क्वेश्चन बैंक के लिए लाओगे तो आपका वो अलग अलग पैसा वहाँ पे जाएगा सही। और ऐसा तो नहीं कि 50-60 रुपये की कोई किताब आ रही हो, आएगी लगभग 200 या 300 को आसपास ही आएगी, 100 में भी आ सकती है आपके पास की। जैसे मुझे याद है मैं 900 या 1000 रुपये के आसपास ही लेकर आया था ऐसा से नहीं वाला, दो किताबें केवल। तो सबके अलग अलग रेट है वो। तो ये हुआ मैथ्स का। हाँ, ये कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता हो इनसे भी पढ़े तो पहली रैंक ला सकता है। ऐसा नहीं कि वो उसको कोचिंग करने की आवश्यकता, बस सेल्फ स्टडी में क्या होता है आपको खुद को मोटिवेट रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं यार आज तो आलस आ रहा है आज नहीं पढ़ते हैं, आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। आपको अगर डेली 8 से 10 घंटे निकाल सकते हो तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर नहीं आता? हम बोले मैथ्स में कोई डाउट है आपको चलो तीनों ने पहले भी कर चुका, आपको कोई डाउट हो पूछ लीजिए आप। नहीं किसका डाउट? क्लियर? चलो यहाँ तक तो अपना मैथ्स का हो गया। मैथ्स में आपकी बीएससी वाला ही बता देते हैं, बीएससी में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। अभी केवल अपन पहले ही किताबें बता रहे हैं, है ना, उसका बताएंगे कि आपको किस तरह से कौन सी चीज़ पढ़नी है। पहला का नाम लिख लेते हैं आपके जो बीएससी में 10 हैं। पहला तो आपका वही एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी वाला। एक आता आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। एक आता आपका रियल एनालिसिस। रियल में 2 किताब आती है, एक तो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस भी आता है, एक आता कैलकुलस डिफरेंशियल प्लस इंटीग्रेशन वाला। एक इसमें वेक्टर आता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप ओडी भी बोलते हो। एक आता आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। इसका अलावा आपका एक आता न्यूमेरिकल एनालिसिस। एक आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब एक ऐसा है कि अपना एब्स्ट्रैक्ट रियल कॉम्प्लेक्स तीनों हो गए, कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, वेक्टर कैलकुलस आ गया, 3D। अब इनके क्वेश्चन लिख लेते कहाँ से कितना क्वेश्चन आया था। पहले 22 वाला अलजेब्रा से आया था आपके 10 क्वेश्चन। रियल एनालिसिस से आए थे 8 क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स से भी 8 आए थे। कैलकुलस उस टाइम बहुत ज़्यादा आए थे, 14 क्वेश्चन। डिफरेंशियल से 8 आए थे। वेक्टर से 6 आए थे। 3D से 8। स्टैटिक डायनामिक्स से लगभग आपके 6 क्वेश्चन आए थे। न्यूमेरिकल से 8। एलपीपी से 6, सॉरी 3D से ये। अब 25 की बात करें तो वही सेम टू सेम अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन ही आए थे। कॉम्प्लेक्स से 9।
रियल से 8, कैलकुलस से 10, डिफरेंशियल से 8, वेक्टर से 8, इसका 3D से आए थे आपके 8 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल से आए थे 8, स्टैटिक डायनामिक्स से 5, क्या बस का अपना एलपीपी से आए थे। अब देखो वापस लगभग एक सबसे मेजर जो फ़र्क आ रहा है यहीं पर आ रहा है, इसके अलावा जो डिफरेंस आ रहा है 1 या 2 क्वेश्चन का आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। देखो यहाँ तो दोनों सेम ही, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 10-22 में भी और 25 में कितने आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में केवल 1 क्वेश्चन का फर्क है, रियल में वही सेम है, कैलकुलस में फ़र्क आ रहा है। अच्छा कैलकुलस नहीं 2 बुक है, अवकल गणित और समाकल गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। वेक्टर में भी लगभग 2 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है, ओडी सेम टू सेम है, स्टैटिक में केवल 1 क्वेश्चन का डिफरेंस, ये आप सब देख सकते हो। तो कोई ज़्यादा मेजर फर्क नहीं आ रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं अपन कि जो 2022 का आपका जो पैटर्न था सेम टू सेम 2025 में रहा और सेम टू सेम फिर 2026 में भी रह सकता है, क्योंकि आप इससे एक बार पैटर्न चेंज करते ना। पैटर्न कब चेंज हुआ था, 22 वाला हुआ था सबसे पहला। अगर जिन्होंने 22 वाला एग्ज़ाम दिया हो या देखा हो, 22 से पहले क्या होता था, जो सिलेबस आता है उसमें लिखा हुआ आता था कि हम 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के पूछेंगे, 90 क्वेश्चन 12th के। तो उस टाइम जो भी पढ़ाता था XYZ, और बच्चों की भी साइकोलॉजी ये थी कि 12th का पोर्शन ज़्यादा आएगा तो 12th वाले को अपन कमांड कर लेते, ग्रेजुएशन इतना नहीं आएगा। बट 22 में क्या हो गया, कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ नहीं था कि 90 क्वेश्चन 12th के आएंगे, तो सिलेबस क्या हो थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, लगभग 85 से 90 क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आ गए और 45 से 50 क्वेश्चन आ गए आपके 12th के। अब बच्चा जो 12th अच्छा तैयार कर गया था वो तो अटक गया, 45 से 50 में अटक गया, और उसने ग्रेजुएशन अच्छा पढ़ा नहीं, उसके क्वेश्चन आ गए ज़्यादा। तो उस टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ था। उसके बाद 25 में लगभग ऐसे पैटर्न है, तो पॉसिबल है कि 26 में भी सेम टू सेम इम्पोर्टेंट आपका पैटर्न रहेगा 26 के अंदर भी। अब ये तो गया आपका पूरा कि हाँ इतने क्वेश्चन यहाँ से आए, ये सब हो गया। अब बात करते कि हमें सर अगर मान लो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 10 महीने, हमें तो क्या करना है सर, 4-5 महीने में पूरा कोर्स का हमें तो रिविजन करने बैठना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़े, देखो अपना करता जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा अलजेब्रा से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दोनों टाइम, 10-10 क्वेश्चन आ, तो मोस्ट ऑब्वियसली वो सबसे पहले आप पढ़ोगे सही। मगर एक्स्ट्रा अलजेब्रा में क्या होता है, जो उसका जो लास्ट वाला जो एडवांस पार्ट है, जैसे मैं बात करूँ सेंटर ऑफ ए ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म समाकारिता, ग्रुप के अंदर बेसिक में नहीं था आपका इतना ज़्यादा डिटेल में, वो क्या थोड़ा सा नया ऐड हुआ, तो वो पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो ये सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं आप। एक कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स इतना टफ नहीं है। एक तो क्या था आपका एनालिटिक आता, विश्लेषक आपने पढ़ा होगा भी रिसेंटली 3rd ईयर के अंदर भी क्लियर है। एक आपकी जो क्वेश्चन बनता है कंफर्म मैपिंग से बनता है, अणुकोण प्रतिचित्रण से, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। और एक जो थोड़े बहुत रह जाते हैं या तो सीआर क्वेश्चन, कौशी-रीमान क्वेश्चन सेटिस्फाई करा लो, या सेमी प्रसंगवादी कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, ये चीज़ों से लगभग मजली कॉम्प्लेक्स से बनता है, और कॉम्प्लेक्स सिंपल भी पड़ती है। अब बात करें रियल एनालिसिस की, तो रियल तो थोड़ी सिंपल पड़ती है, मगर जो ये टीओसी है आपका थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, अभिसरण का सिद्धांत, ये का थोड़ा सा टफ पड़ता है बच्चों को। क्यों पढ़ता है टफ, उसका भी बताते रीज़न, क्योंकि ये होता है अपने जो यूनिवर्सिटी कोटा है उसमें इसमें कम यूनिट दे रखी, इसमें ज़्यादा, तो जो ज़्यादा दे रखी बच्चा उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ता है, इसको थोड़ा कम। अब इसका भी जो लास्ट वाला चैप्टर है एक समान अभिसारी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना भी आरपीएससी, अभी भी जो क्वेश्चन आए थे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, क्लियर है। इसमें एक आता सीरीज और सीक्वेंस आता, श्रेणी और अनुक्रम, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ। वहाँ पे क्या है, ये तो टेस्ट बहुत सारे हैं, लगभग 10 से 15 टेस्ट है। अब वो कि आपको कौन सा टेस्ट लगाना है, उसमें किससे कैसा आंसर आएगा, इसलिए वो जो क्वेश्चन होते हैं इसके लगभग 1 से 1.5 पेज के क्वेश्चन होते हैं, तो बच्चा तो अवॉइड करता है एग्जाम में, क्योंकि ये 1 से 1.5 पेज आपके पास खाली भी तो मिले वहाँ पर, आपको तरीका पता हो तब जाकर आप 1 से 1.5 पेज पढ़ोगे। अगर आप 1 से 1.5 पेज की कैलकुलेशन करो तो आपको कम से भी कम कितनी अच्छी स्पीड हो, 5 मिनट तो जाएगा। आप 5 मिनट एक क्वेश्चन को लगाए, मान लो गलती से 1 प्लस या माइनस की दिक्कत भी होगी, तो मान लो आपका ऑप्शन मैच नहीं हुआ, आपका 5 मिनट पूरा बर्बाद हो गया, है ना। तो उस पर बच्चा थोड़ा कम ही ध्यान देता है।
कैलकुलस की बात करूँ तो देखो उसमें दो हैं, तो इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें शुरू के 3 चैप्टर है। एक तो था आपका क्षेत्रकलन क्वाड्रेचर नाम से, एक था वॉल्यूम वाला आयतन वाला, और एक था आपका क्या बोलते हैं चापलन रेक्टिफिकेशन वाला। उन तीनों की मैं आपको बताऊँ खासियत, अगर आपको निकालना है तो पेपर उसमें एक तो क्या करो, आप जो भी फॉर्मूला वो सारे रट लो कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टिफिकेशन क्या फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला रट लें। हमने जहाँ पढ़ा था नोट्स में एक टेबल भी बनाते हैं सबसे लास्ट। वो टेबल क्या होती है कि मान लो आपने लिखा एस्ट्रॉइड लिखा, एस्ट्रॉइड की रेक्टिफिकेशन मतलब चाप की लंबाई कितनी है, उसका क्षेत्रफल एरिया कितना, उसका वॉल्यूम कितना है। अगर आप ऐसे हर एक चीज़ की बना लो, जैसे उसमें कार्डियोइड आता है, चक्रा जाता है, साइक्लोइड, इस तरह की सबकी बना लो, टेबल रट लो, क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं वो रट लो, आपका पेपर में सवाल बन जाएगा। इतना आपको फिर अगर मान लो कोई ऐसा है कि आपके टेबल में नहीं था, आपने फॉर्मूला पढ़ा उसमें नहीं था, तो इतना तो कॉन्फिडेंस रखिए कि किसी से भी नहीं बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस एग्जाम में इस अंदाजे से जाइए, इस एटीट्यूड से जाइए, होगा तो मेरा होगा सोल्यूशन, किसी का नहीं होगा। और क्वेश्चन मुझे आ रहा है और मुझे नहीं आ रहा तो फिर किसी को भी नहीं आ रहा, ये एटीट्यूड रख के जाइए वहाँ एग्ज़ाम में। तो ये थोड़ा आसान है। वेक्टर कैलकुलस बहुत सिंपल है, केवल देखो आपको डाइवर्जेंस, ग्रेड कर्ल जो आपको सिंपल लगता है तो वो पढ़ने, और एक का 3 थ्योरम आती है यहाँ पे, एक तो ग्रीन थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस और कर्ल स्टोक। और जो अभी पेपर में जो क्वेश्चन आए थे ग्रीन थ्योरम का आया था और मेरे ख्याल से गॉस डाइवर्जेंस का आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब 4-5 स्टेप में आपका सवाल हो जाता, तो ये बहुत सिंपल है। अब बात करें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक ऐसा टॉपिक है आप चाहे कितना अच्छा पढ़ के चल जाओ, आपको इन क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो, जैसे मैं बात करूँ आपसे जो 2024 में हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चन थे थोड़े से लेंथी थे, मगर जो अभी पेपर हुआ 11 सितंबर को बहुत सिंपल पूछा गया। एक होता था आपको CF और PI निकालना सीखा हो आपने, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके CF के थे, 3-4 क्वेश्चन थे लगभग CF की, बहुत सिंपल था। अब से पहले जितने भी, जिसमें बात है कॉलेज लेक्चर का जो पेपर है उसमें जो इसके क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से लेंथी आते थे आपके, मगर मैं बता रहा हूँ आपको जो अभी पेपर हुआ 11 सितंबर को बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे इसके, तो ये सिंपल है। अब एक आता है स्टैटिक डायनेमिक्स। अगर बात बताओ, अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है तो आपको इनको पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आपको क्या थोड़ी सी डर लगता है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट इतना कि इतना कोई टफ पोर्शन नहीं है। बच्चे बहुत सारे छोड़ के जाते हैं इसको, मगर इतना कोई टफ नहीं, बहुत सिंपल पोर्शन है अगर आप इसको पढ़ोगे तो। और एक और चीज़ बताएं, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं आता। जो भी अभी मान लो कितने क्वेश्चन आए थे, 5 के 5 आपकी नौकार की बुक में, जो किधर की वो, ये तो रियल एनालिसिस बुक है, इससे आपको स्टैटिक डायनेमिक्स की बुक आती है, नौका 5 के 5 क्वेश्चन उसमें थे बुक में, कोई आपको अलग से नहीं पढ़ना। न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें अगर मान लो कोई क्वेश्चन आएगा सॉल्व कराने का, जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन, गेगरी, बेसल, सैमसन, वर्टन, सैमसन 3 बैट, अगर कोई सॉल्व कराने का अगर क्वेश्चन पॉइंट में वैल्यू आएगी 5-4 डिजिट में, तो छोड़ देना एग्जाम में, क्योंकि क्या है आपने जो बेसिक का पेपर दिया उसमें तो कैलकुलेटर अलाउ था, वो भी साइंटिफिक, वहाँ तो कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है आपका एग्जाम, तो आप कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे। बट अभी सच बताएं, अभी जो 25 साल जो पेपर हुआ उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, उसको बहुत सिंपल पूछे थे। जैसे एक पूछा था सैमसन मेथड का यूज़ करते हैं, वो पैराबोला परवलय होता है आपके पास, क्लियर है। एक होता है न्यूटन रेफसन मेथड की रेट ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण की दर क्या होती है, क्वाड्रेटिक होता है द्विघाती, जो आपके सेक्शन ए में आते हैं ना एक नंबर के, वो क्वेश्चन वहाँ पूछे गए थे RPSC के अंदर। इतने सिंपल क्वेश्चन थे, कोई इतना टफ नहीं पूछा गया था। एक उसमें एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद आ रहा है, ऐसे करके था वो, जिसका आंसर 2H कर आ रहा था, याद हो तो। ये सेम टू सेम आपके नौकार की बुक में जाएगा सॉल्व एग्जाम का, मतलब जो चीज़ें आपने पढ़ी BSc में वही पढ़नी बस आपको, और वहीं से एज इट इज क्वेश्चन आया, कोई नया नहीं आया वहाँ पर। तो ये भी थोड़ा सिंपल पड़ता है। LPP तो देखो सिंपल ही है आपके। LP में सबसे बड़ा डर क्या लगता था आपको, सिंपलेक्स सॉल्व करने की 5-6 टेबल बनती थी, आपका एग्जाम में टेबल वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अभी तक ये भी क्वेश्चन नहीं आया जिसमें टेबल पूरी सॉल्व करनी है आपको, या तो ग्राफिकल मेथड जो आपने याद है तो बाहरी क्लास में पढ़ा था, आप ग्राफ बनाते थे, देखते थे इसका एरिया किधर आ रहा, फिर ये पॉइंट पे आप निकालते थे मिनिमम या मैक्सिमम,
एक तो ग्राफिकल का इक्वेशन आया था अभी एलपीपी के अंदर, एक आता है आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम। आपको याद हो हंगेरियन मेथड जहाँ सुना हो आपने, अभी पढ़ा थर्ड ईयर में आपने, उसका इक्वेशन आया था। और बाकी जो भी थी वो सारी की सारी थ्योरी थी आपकी। थ्योरी मतलब जो आपने उसमें थ्योरम प्रूफ करी थी बीएससी में एलपीपी के अंदर, वो थ्योरम का स्टेटमेंट आया कि आपकी कोई नया नहीं था उसमें। अब एक चीज़ बताऊँ आपको, जो आपके थ्योरम 5.2 मेरे ख्याल से बॉल वाला चैप्टर डुअलिटी दे था, पीपीडीपी प्राइमल प्रॉब्लम डुअल प्रॉब्लम, उसकी थ्योरम नंबर 5.2 है, उसका स्टेटमेंट आया था भी, याद हो तो इस तरह से आया था। वो कोई आपको मैगजीन पे दे रखी थी, और पूछा था कि इसकी जो इसका ये फिजिबल सॉल्यूशन है सुसंगत हल है। अच्छा बताओ, अगर ये प्राइमल प्रॉब्लम तो इसके डुअल कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम कैसे बदलेगा, मिनिमम में, ठीक है। जेड स्टार मान लो, बी ऊपर आएगा, क्या लग के आएगा, ट्रांसपोज ओवर डब्ल्यू मान लो, ए की जगह ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, लेस देन की जगह और सी, यहाँ सी ट्रांसपोज। अब इसके ट्रेड बताओ आपको, अपन नॉर्मली जानते मिनिमम छोटा होता है किससे, मैक्सिमम से, इसके ट्रेड मिनिमम बड़ा होता है मैक्सिमम से। तो मिनिमम कौन होगा, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू या सी एक्स वाला, इसके आगे मैक्सिमम लिख रहा है तो ये मैक्सिमम, इसका आगे क्या लिख रहा है, हमने क्या बताया ट्रिक, मिनिमम बड़ा होगा मैक्सिमम से। तो मिनिमम कौन है, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू या सी एक्स, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, तो बी ट्रांसपोज डब्ल्यू किससे बड़ा होगा, मैक्सिमम से। मैक्सिमम कौन है, ये आप जो थ्योरम 5.2 है आपके नौकार की बुक का, वो सेम टू सेम आया आपके इसमें। हाँ जी, 3D भी देखो, अभी वाले ने तो सिंपल पूछी आपने, इतना कोई 3D का टफ नहीं था। क्या बोलते ग्रेजुएशन वाला पार्ट आपका, है ना, मतलब एक तो वो था जो स्पर्श समतल निकालते हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला पढ़ते हो ना, एक तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आता है, थोड़ा बहुत याद रहो। एक होता है ए बी प्लस बी सी प्लस क्या रहेगा ए सी, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस, ये वाला पूछा था अभी वाले एग्जाम में, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो। ये आपने पढ़े थे, इसे 2 फॉर्मूले थे वहाँ पर, है ना। इतनी चीज़ें सिंपल सिंपल, इतना कोई टफ नहीं है। अब मेन में पढ़ना कैसे, तो सबसे पहले तो अपनी थ्योरी रिवाइज करिए। अगर मान लो आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप ही का तुक्का लगाओ, हाँ ये सही लग रहा है ये लगा देते, ये सही लग रहा है ये लगा देते। एग्जाम में देखो जो भी बैठता पेपर में उसको लगता कि हाँ मैंने क्या बोलते 150 क्वेश्चन तो कर ही लिया मैंने, मेरा सिलेक्शन तो ही गया, और मुझे टॉप करना तो 10-20 क्वेश्चन और लगा देते। पेपर चलते वक्त कोई बच्चे के मन में ख्याल आता ही नहीं कि मैंने गलत करा एक भी क्वेश्चन, वो सबका सिलेक्शन होता पेपर देते वक्त। वो पेपर के बाद और जो मान लो अगर कोई बच्चा बाहर गया सेंटर पर देने, तो ऑटो से किसी भी साधन से स्टेशन या बस स्टैंड जा रहा है, तो वहाँ डिस्कस होता है बाकी बच्चों से, 1-2 क्वेश्चन कम होना शुरू होते हैं। घर पहुँचता यूट्यूब पर वीडियो देखता तब 1-2 क्वेश्चन कम होना शुरू होते हैं। फिर जब आरपीसी ऑफिशियल आंसर क्या आती है फिर और कम होना शुरू हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले का थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो आपने, बिना थ्योरी का आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्या ऐसे आप ही तुक्का लगाओगे उसमें और कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपकी थ्योरी रिवाइज हो। हाँ, अगर थ्योरी आपने 2 बार पढ़ चुके हो उसके बाद थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आपको क्वेश्चन करना है, आपके तो कोई जीके तो ही नहीं, हाँ कि ये नदी यहाँ से निकलती है तो ये कहाँ का इसमें बांध बने हुए, अब आपने उसमें तो थ्योरी आएगा, ऐसा नहीं पेपर में आपसे बांध बनवाने पहुँचाएगा आपको। तो जीके में तो आपको क्या है थ्योरी रिवाइज हो, मैथ्स में क्या 2 बार थ्योरी रिवाइज कर ली सफिशियंट है आपका। आप बाकी क्या करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब मान लो ऐसा हुआ आपने कोई क्वेश्चन लेके बैठे, आपसे नहीं बना हुआ, तब जाके उसकी थ्योरी रिवाइज करिए, फिर वो केवल वही टॉपिक देखे आगे पीछे नहीं। क्लियर? अब क्या होगा, मान लो मैं किसी क्वेश्चन में अटका, मैंने उसकी थ्योरी जाके देखी ना, अब मैं अटका मैंने जाके थ्योरी देखी, इतना बता दूँ वो कभी नहीं बोलेगा वाली थ्योरी। आप जब आप किसी क्वेश्चन में अटकते हो उसके लिए कि कोई अदर सोर्स आप पढ़ते हो तो वो चीज़ आप कभी नहीं बोलते। मैंने करके देखा, आपके साथ भी हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो। तो सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भी हम कौन से लगाएं, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए आप,
क्योंकि क्या होगा जब आप 2011 के या 2013, 14, 16 के पेपर लगाओगे तब तो लोग, अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल था, हम उस टाइम को तो हम तो ये ही निकाल लेते आसानी से। बट उस टाइम पे इतने संसाधन भी तो नहीं थे ना, ये जो किताबें आती तैयारी करने के लिए वो भी नहीं थी। पहले मान आपको पता है इंटरनेट तो अभी जाके इतना अपने कॉमन हो गया, आज से 10-12 साल पहले इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, तो आप पेपर कहाँ से डाउनलोड करते। अभी तो अपन के पास क्या था, मान लो कोई पेपर हुआ, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे पेपर खत्म होने के आधे घंटे बाद उसके PDF आ जाती है, 1 घंटे बाद यूट्यूब पर सोल्यूशन आता, तब इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उनके अनुसार वो टफ था, अभी के अनुसार अपना वाला टफ है। तो सबसे पहले आप PY को लगाइए, PY को जब आप पर लग जाए तब उसके बाद आप किसी भी और सोर्स पर जाइए। आप देखो कहीं से पढ़ रहे हो, आप कोई से भी टेस्ट से ज्वाइन कर लो, हम नहीं कहते आप हमारे यहाँ ज्वाइन करो, आप कहीं से भी ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज से क्या रहता है, उनका एक शेड्यूल आता है बना हुआ, मान लो उनका हफ्ते का हफ्ता टेस्ट होने, तो आपको मेंटली प्रेशर था, अरे नहीं मेरा क्या अगले संडे को मान लो कि मेरा कैलकुलस का टेस्ट है तो मुझे कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो मैं कैलकुलस नहीं पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ती हूँ, मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में मेरी रैंक कम आएगी तो मेरे बारे में वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा। ठीक है, उस प्रेशर से आप पढ़ोगे तो सही, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी उससे। अब मान लो मैंने कोई टेस्ट ज्वाइन ही नहीं कर रखी, मुझसे कोई कहने वाला नहीं, तो फिर मैं क्यों पढ़ूंगा। वो तो ये कि मैं खुद डिसिप्लिन हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन, तब जाके तो मैं डेली पढ़ूँ 8 घंटे या 10 घंटे जो भी मैं पढ़ता हूँ। मगर मान लो मेरे ऊपर कोई अनुशासन ही नहीं है या कोई मुझे देख नहीं रहा है, पर मैंने जाँच ही नहीं करा कि आज कितना पढ़ा मैंने, तो मैं बता रहा हूँ एक टाइम बाद ऐसा होगा कि आप कम कर दोगे पढ़ना, धीरे धीरे आप हो सकता है कि 2 दिन में एक बार पढ़ा है, 3 दिन में एक बार पढ़ा, ऐसा हो जाएगा आपको। तो टेस्ट से क्या रहता है, आपकी केवल कंटिन्यूटी बनी रहती है उससे। तो ये तो हुआ पूरा अपना मैथ्स का। अब बताइए आपका कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर अपन जीके का शुरू करेंगे। इसके बाद आप मुझे पूछ सकते हो, आपका मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कोई डाउट नहीं किसी का। तो मैथ्स वाला ये पे अपन कंबाइन कर लेते हैं, बाइंडर पढ़ देते हैं, फिर जीके वाला शुरू करते हैं। क्लियर है?